दोस्तों, रेनबो जी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे गुप्त काल के पार्ट 2 के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को। जैसा कि आप सभी को पता है, हम किसी भी टॉपिक को एक या दो पार्टों में संपूर्ण रूप से कवर कर देते हैं और उस टॉपिक के उन्हीं प्रश्नों को कवर करते हैं जो कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और परीक्षा के हिसाब से जो अति महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो पहला प्रश्न है हमारा, फयान और हिंगसांग ने किनके राज्यों को देखा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रमशः। आप सभी को पता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता है। तो हेनसांग और फयान ने चंद्रगुप्त द्वितीय और हर्षवर्धन के राज्यों को क्रमशः देखा। अगला प्रश्न है हमारा, धन्वंतरी किसे कहा जाता था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न, जो एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हमारा, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? गुप्त काल में शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राजतंत्रात्मक। यानी गुप्त काल में राजा के द्वारा शासन प्रणाली चलाई जाती थी। जितनी भी सत्ता होती थी वो एक राजा के हाथों होती थी और राजा ही उसको चलाता था। अगला प्रश्न है हमारा, गुप्त काल की कला का सबसे उत्तम मंदिर निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्त काल की कला का सबसे उत्तम मंदिर है। अगला प्रश्न है हमारा, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस राजा या किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। अमरकोश के लेखक अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार से जुड़े थे। अगला प्रश्न है हमारा, गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त प्रथम को या चंद्रगुप्त मौर्य को। अगला प्रश्न है हमारा, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिक युग क्यों कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कला व साहित्य के क्षेत्र का अत्यधिक विकास। गुप्त काल में कला और साहित्य के अत्यधिक विकास के कारण उसे प्राचीन भारत का क्लासिक युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गुप्त काल में। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण गुप्त काल में किया गया। अगला प्रश्न है हमारा, गुप्त काल में सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दीनार। गुप्त काल में सोने की मुद्रा को या सोने के सिक्के को दीनार कहा जाता था। अगला प्रश्न है हमारा, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि द्वारा लिखा गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कालिदास। कुमार संभव महाकाव्य कालिदास द्वारा रचा गया या लिखा गया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में की गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गुप्त काल में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा,
गुप्त युग में या गुप्त काल में भू राजस्व की दर थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उपज का छठा भाग। अगला प्रश्न है हमारा, नगरों का क्रमशः पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल की। अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली के महरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चंद्र। अगला प्रश्न है हमारा, कालिदास द्वारा रचित महाविकाग्निमित्र नाटक का नायक था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अग्निमित्र। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस काल में स्त्री और पुरुष दोनों बराबर थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गुप्त काल में। गुप्त काल में स्त्री और पुरुष दोनों को बराबर की समानता होती थी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास द्वारा रचित नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अंधा युग। अंधा युग जो है वह धर्मवीर भारती द्वारा रचित नाटक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अंधा युग। अगला प्रश्न है हमारा, गुप्त वंश का काल कितना माना जाता है, या गुप्त वंश कब से कब तक रहा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 319 ईस्वी से 500 तक। अगला प्रश्न है हमारा, बाल विवाह प्रथा प्रचलन में कब आई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गुप्त काल में। बाल विवाह प्रथा गुप्त काल में प्रचलन में आई। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए, या सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल में। सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में चलाए गए। अगला प्रश्न है हमारा, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एरड़ अभिलेख से। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरड़ अभिलेख से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, गुप्त काल में सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बयाना भरतपुर। बयाना जो कि भरतपुर में है, वहां से गुप्त काल के सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक द्वारा की गई थी, या यूं कह सकते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त राजा के द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कुमारगुप्त प्रथम द्वारा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने करवाई थी। अगला प्रश्न है हमारा, गुप्त शासकों द्वारा चलाए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रूपक। गुप्त काल के शासकों द्वारा चलाए गए चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। अगला प्रश्न है हमारा, गुप्तकालीन उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से किया जाता था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ताम्रलिप्ति। गुप्तकालीन उत्तर भारतीय व्यापार ताम्रलिप्ति बंदरगाह से किया जाता था। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय विद्या, शिल्प और कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उज्जैन। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कला, विद्या और साहित्य का
महान केंद्र उज्जैन था। अगला प्रश्न है हमारा, कालिदास द्वारा रचित किस रचना की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध रचनाओं में होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अभिज्ञान शकुंतलम। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय किस काल को दिया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल को। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय गुप्त काल को दिया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सत्ता के लिए आंतरिक कलह। गुप्त काल में कभी भी सत्ता के लिए आंतरिक कलह यानी सत्ता के लिए आंतरिक लड़ाई नहीं हुई। यही कारण गुप्त काल के पतन का कारण नहीं था। अगला प्रश्न है हमारा, गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चिकित्सा विज्ञान से। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे पहले तांबे के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रामगुप्त। सबसे पहले तांबे के सिक्के जारी करने वाला गुप्त शासक रामगुप्त था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हमारा, किस शासक को सर्वराजोच्छेता यानी सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाले की उपाधि दी गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को सर्वराजोच्छेता यानी सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाली उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, किस गुप्तकालीन राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता था। अगला प्रश्न है हमारा, वह प्रथम गुप्त शासक कौन था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है हमारा, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी किस शिलालेख से मिलती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दसपुर शिलालेख। रेशम बुनकरों की जानकारी दसपुर शिलालेख से मिलती है। यही थे कुछ आज की वीडियो के महत्वपूर्ण प्रश्न। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।